मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम किस गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम द्वितीय अपवर्तन की व्याख्या का अध्ययन करेंगे हाइगेन के सिद्धांत के आधार पर। हाइगेन का सिद्धांत कुछ परिकल्पनाओं पर आधारित है जो निम्न अनुसार है। उससे पहले हम एक बार द्वितीय अपवर्तन को देख लेते हैं। द्वितीय अपवर्तन एक वो घटना है जिसमें यदि कोई अध्रुवित प्रकाश किसी क्रिस्टल पर आपतित होता है तो अध्रुवित प्रकाश दो किरणों में विभक्त हो जाता है और दोनों ही किरणें समतल ध्रुवित किरणें होती हैं। एक किरण को हम ई किरण नाम देते हैं, असाधारण किरण, और दूसरी किरण को ओ किरण नाम देते हैं, साधारण किरण। ई किरण अपवर्तन के नियमों का पालन नहीं करती है जबकि ओ किरण अपवर्तन के नियमों का पालन करती है। ओके, आज हम ये देखेंगे कि द्वितीय अपवर्तन की घटना क्यों घटित होती है। इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए हाइगेन क्या कहते हैं। ओके, पहली एजम्पशन है, जब एक प्रकाश किरण द्वितीय अपवर्तक क्रिस्टल पर आपतित होती है तो क्रिस्टल तल का प्रत्येक बिंदु एक स्रोत की तरह से कार्य करता है और स्रोत की तरह से कार्य करता है तो दो किरणें उत्सर्जित करता है, ओ किरण और ई किरण। ओके, दूसरा पॉइंट ये है, दूसरी एजम्पशन ये है कि ओ किरण का क्रिस्टल के अंदर सभी दिशाओं में वेग क्या रहता है, एक समान रहता है, जिससे इनका तरंगाग्र कैसा होता है, गोलीय। ओ किरण का तरंगाग्र कैसा रहता है, गोलीय रहता है, जबकि ई किरणों का वेग भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होता है। अतः प्रकाशीय कक्ष के अनुदिश ई किरण की चाल ओ किरण की चाल के बराबर होती है। इसके अलावा ई किरण की चाल मैक्सिमम या मिनिमम होती है और यह क्रिस्टल की प्रकृति पर डिपेंड करेगा कि मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। ओके, तो ई किरण का तरंगाग्र कैसा है, दीर्घ वृत्तज होता है। ई किरण का तरंगाग्र कैसा होता है, दीर्घ वृत्तज होता है। गोलीय व दीर्घ वृत्तज तरंगाग्र दो बिंदुओं पर स्पर्श करते हैं और इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, प्रकाशीय कक्ष कहलाती है। चौथी परिकल्पना है ये कि गोलीय व दीर्घ वृत्तज तरंगाग्र दो बिंदुओं पर स्पर्श करते हैं, इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा प्रकाशीय कक्ष कहलाती है। ओके, प्रकाशीय कक्ष के सापेक्ष दोनों तरंगाग्र क्या रहते हैं, सममित रहते हैं। जिन क्रिस्टलों में गोला दीर्घवृत्तज के अंदर होता है उन क्रिस्टलों को ऋणात्मक कैल्साइट क्रिस्टल कहा जाता है और जिन क्रिस्टलों में गोला दीर्घवृत्तज के बाहर होता है उनसे हम क्या कहते हैं, धनात्मक क्रिस्टल कहते हैं। जैसा आप चित्र में देख सकते हैं, चित्र 1 में आप देखेंगे तो यहाँ पे दीर्घवृत्तज जो है वो गोले से बाहर है, अतः यह ऋणात्मक क्रिस्टल है, और यहाँ पर दीर्घवृत्तज गोले के अंदर में है, इसलिए ये धनात्मक क्रिस्टल है। ओके, नेक्स्ट अजम्पशन है, नेक्स्ट कल्पना है कि ओ व ई किरण दोनों ही समतल ध्रुवित होती हैं और दोनों में कंपन की दिशा परस्पर क्या रहती है, लंबवत रहती है। ओके, यदि वी ओ किरण का वेग है और वी ई किरण का वेग है और वी ई डैश ई किरण का मैक्सिमम के अलावा कोई वेग है, यहाँ पर वी ई क्या है, मैक्सिमम वेग है ई किरण का, और वी ई डैश कोई अन्य वेग है। ओके, तो यदि ये स्थितियां हैं तो ओ किरण के लिए अपवर्तनांक होगा क्रिस्टल का म्यू ओ बराबर सी बाई वी ओ और ई किरण का अपवर्तनांक होगा म्यू ई बराबर सी बाई वी ई डैश। अब चूंकि यहाँ पर वी ई डैश अलग अलग है तो म्यू ई भी यहाँ पर अलग अलग होगा। हालांकि म्यू ई बाई सी म्यू ई इक्वल टू सी बाई वी ई वो नियत है, लेकिन म्यू ई डैश बराबर सी बटा वी ई डैश हमेशा क्या रहेगा, परिवर्तनशील है। ओके, और म्यू ई डैश का मान कहां से कहां तक बदलता है, म्यू ओ और म्यू ई के बीच में बदलता है। ओके, अब किसी भी क्रिस्टल पर हाइगेन के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगाग्रों के रूप में आगे बढ़ता है और किसी भी क्रिस्टल पर यदि तरंगाग्र आपतित होगा तो दो स्थितियां बन सकती हैं आपतन की। एक तो तरंगाग्र त्रियक रूप से आपतित हो रहा हो, एक अभिलंबवता आपतित हो रहा हो। ओके, तो क्रिस्टलों के प्रत्येक बिंदु से दो तरंगिकाएं निकलती हैं। ओ किरण या ओ तरंग सभी दिशाओं में समान वेग से चलती है, जबकि ई तरंग की वृद्धि इस बात पर डिपेंड करती है कि प्रकाशीय कक्ष के सापेक्ष क्रिस्टल की सतह किस प्रकार काटी गई है। क्रिस्टल को किस प्रकार से काटा गया है यह डिसाइड करेगा कि ई तरंग की चाल क्या होगी। ओके, एक अक्षीय धनात्मक एवं ऋणात्मक क्रिस्टल में तीन स्थितियां बनती हैं जो हम अभी देखने वाले हैं। पहले हम धनात्मक क्रिस्टल के लिए तीन स्थितियां देखेंगे। पहली स्थिति है धनात्मक क्रिस्टल के लिए प्रकाशीय कक्ष आपतन तल में द्वि अपवर्ती पृष्ठ के लंबवत है। ओके, तो धनात्मक क्रिस्टल के लिए वीओ वीई से क्या रहता है, बड़ा रहता है, और यहाँ पर क्या दिया है, पहली स्थिति प्रकाशीय कक्ष आपतन तल में द्वि अपवर्ती पृष्ठ के क्या है, लंबवत है। तो आप देखिए कि पी जो तरंगे हैं ये इस कागज के तल में आपतित हो रही है। ओके, और एस डैश ये पृथक्करी पृष्ठ है क्रिस्टल का, और क्रिस्टल से ऊपर क्या है, इधर हवा है। ओके, तो हवा में तरंगे चलती हुई इस एस डैश पृष्ठ पर आपतित होंगी। ओके, और किसके रूप में आपतित होंगी, तरंगाग्र के रूप में। मान लेते हैं एसी तरंगाग्र यहाँ पर आपतित हो रहा है। ओके, धनात्मक क्रिस्टल है इसलिए जो गोले के अंदर में दीर्घवृत्तज है। ओके, तो ई किरण अंदर है और ओ किरण बाहर है।
अब यहाँ पर तरंगाग्र आपतित होगा तो जैसा हम लोगों को दिख रहा है यहाँ पर कि ए जो पॉइंट है वो सी से पहले एस एस डैश पृष्ठ पर पहुंच जाएगा, जबकि सी को पृष्ठ तक पहुंचने में कुछ समय लगेगा। ओके, तो जब तक सी बी पॉइंट पर पहुंचेगा तब तक ए अपवर्तन के बाद क्रिस्टल के अंदर आगे दूरी ट्रेवल कर जाएगा। ओके, और यहाँ से ए पॉइंट से दो तरंगे निकलेंगी, एक ई किरण और एक ओ किरण। ओके, ए से ई किरण किधर जा रही है, ए क्यू ई दिशा में, और ए से ओ किरण किधर जा रही है, ए क्यू ओ दिशा में। ओके, और दोनों के दोनों समतल ध्रुवित हैं, बस दोनों में कंपनों की दिशा क्या है, परस्पर लंबवत है। यदि हम यहाँ से डायग्राम से इक्वेशन लिखे तो क्या मिलेगा, सी बी बाई वी ए बराबर ए क्यू ओ बाई वी ओ और बराबर ए क्यू ई बाई वी ई। ओके, ए क्यू ओ बराबर क्या जाएगा, सी बी वी ओ बाई वी ए बराबर सी बी बाई म्यू ओ। इसी तरह ए क्यू ई बराबर क्या जाएगा, सी बी बाई म्यू ई डैश। अब यहाँ पर हम देखें कि सी बी क्या है, सी बी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। ओके, ए तरंगाग्र का सी पॉइंट पृष्ठ तक पहुंचने में जो दूरी तय करता है वो दूरी क्या है, सी बी है। ओके, और डब्ल्यू ई और डब्ल्यू ओ ये दोनों कैसे तरंगाग्र हैं, अपवर्तित तरंगाग्र। डब्ल्यू ओ की चाल पूरे क्रिस्टल में समान है, जबकि डब्ल्यू ई की चाल भिन्न भिन्न बिंदुओं पर अलग अलग है। ओके, यदि तरंगाग्र अभिलंबवत आपतित होता है, यदि तरंगाग्र किस प्रकार से आपतित हो रहा है, प्रकाशिक अक्ष के लंबवत, तो यदि ये प्रकाशिक अक्ष आप देख सकते हैं, पृष्ठ के लंबवत प्रकाशिक अक्ष है, और तरंगाग्र डब्ल्यू ये इस प्रकाशिक अक्ष के लंबवत आपतित हो रही है, उस पर्टिकुलर स्थिति में जो साधारण किरण का तरंगाग्र है और असाधारण किरण का तरंगाग्र वो आपस में क्या रहेंगे, संपाती रहेंगे और समान वेग से संचरित होंगे और दो तरंगे प्राप्त नहीं होंगे, अर्थात द्वितीय अपवर्तन की घटना घटित नहीं होगी। दूसरा केस क्या लेते हैं धनात्मक क्रिस्टल के लिए, कि जब प्रकाशिक अक्ष द्वितीय अपवर्तित पृष्ठ के समांतर तथा आपतन तल में हो, मतलब प्रकाशिक अक्ष क्रिस्टल के समानांतर हो, जैसा एस एस डैश है क्रिस्टल का तल, तो इसी के समांतर यदि प्रकाशिक अक्ष भी हो, इस क्रिस्टल के पृष्ठ एस एस डैश के समांतर ही प्रकाशिक अक्ष हो, इस स्थिति में यदि तरंगाग्र आपतित होता है तो इस स्थिति में साधारण किरण व असाधारण किरण एस एस डैश पृष्ठ में एक दूसरे को स्पर्श करती है और डब्ल्यू ओ डब्ल्यू ई भिन्न भिन्न दिशाओं में गति करते हैं, तो अपने को दो अलग अलग तरंगें प्राप्त हो जाएंगी, ई किरण और ओ किरण। अब हम देखते हैं कि दूसरी स्थिति में जब प्रकाशिक अक्ष के समांतर हो, प्रकाशिक अक्ष से पृष्ठ के समांतर हो, उस स्थिति में यदि तरंगाग्र अभिलंबवत आपतित हो रहा हो, कोण के बजाय अभिलंबवत आपतित हो रहा हो, उस स्थिति में अपने को दो तरंगे मिलेंगी ई और ओ, और उनका वेग क्या होगा, अलग अलग, और इनके बीच कुछ पथांतर रहेगा। वास्तव में द्वितीय अपवर्तन के लिए सबसे उपयुक्त स्थिति है। ओके, तीसरी की स्थिति क्या है, तीसरा केस क्या है, प्रकाशिक अक्ष क्रिस्टल के पृष्ठ से किसी कोण पर झुका हुआ हो, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो प्रकाशिक अक्ष है जिसे मैंने डॉट डॉट लाइन से दिखाया है वो एस एस डैश अक्ष के साथ क्या बनाता है, कोई कोण बनाता है, मान लो थीटा कोण बनाता है। तो इस पर्टिकुलर स्थिति में क्या होगा, क्रिस्टल में द्वितीय अपवर्तन की घटना के कारण और ई किरण दोनों बनेंगे और दोनों भिन्न भिन्न दिशाओं में गति करेंगे। ओके, तो इस पर्टिकुलर स्थिति में द्वितीय अपवर्तन की घटना भी घटित होगी और ई और ओ किरण भी अलग अलग अपने को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन यहाँ तरंगाग्र आप देख सकते हैं कि तरंगाग्र ये पूरी तरीके से दीर्घवृत्तज नहीं है। ओके, और अभिलंबता आपतित होगा तब भी अपने को ई और ओ किरण दो किरणें प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, यही सब हम यदि ऋणात्मक क्रिस्टल के लिए देखते हैं तो प्रकाशिक अक्ष पहला वाला पॉइंट प्रकाशिक अक्ष यदि पृष्ठ के लंबवत है, उस स्थिति में हम देखेंगे कि पिछले वाले जहां पर धनात्मक क्रिस्टल था, धनात्मक क्रिस्टल में जहां ई किरण अंदर रहती है और ओ किरण बाहर रहती है, बस ऋणात्मक क्रिस्टल के लिए स्थितियां इस प्रकार से बदल जाएंगी कि ओ किरण अंदर रहेगा और ई किरण बाहर रहेगा। और जब प्रकाशिक अक्ष पृष्ठ के लंबवत हो और त्रियक आपतन हो, उस पर्टिकुलर स्थिति में क्या होगा कि ओ और ई एक दूसरे को यहाँ पर स्पर्श करेंगे। ओके, पृष्ठ के पास नहीं बल्कि पृष्ठ से अंदर आगे जाके अंदर जाकर ये एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, दीर्घवृत्तज और गोलीय दोनों तरंगाग्र। ओके, और यहाँ से हम अपने को दो तरंगे प्राप्त होंगे, ओ और ई। ओके, अब यहाँ पर भी हम इक्वेशन लिख सकते हैं, बी सी बाई वी ए बराबर ए पी बाई वी ओ और ए क्यू बाई वी ई। इस तरह से हमें ए पी और ए क्यू का मान मिल जाएगा। ये फॉर्मूलाज न्यूमेरिकल में थोड़ा हमें हेल्प कर सकते हैं। अभिलंब आपतन में क्या होगा, वही है, यदि पृष्ठ के लंबवत है प्रकाशिक अक्ष, उस पर्टिकुलर स्थिति में ओ और ई किरण एक दूसरे को क्रिस्टल के अंदर स्पर्श करेंगे, लेकिन यहाँ पर ओ किरण अंदर रहेगा और ओ ई किरण क्या रहेगा, बाहर रहेगा। ओके,
चूंकि और ई किरण का वेग समान है, अतः यहाँ पर ध्रुवीय अपवर्तन की घटना प्रेक्षित नहीं होगी। ठीक है। अब यदि प्रकाशीय कक्ष आपतन तल में पृष्ठ के समांतर है तो क्या होगा, तो ओ और ई किरण पृष्ठ के पास ही आपस में एक दूसरे को टच करेंगे और उसके बाद अंदर जाते हुए टच नहीं करेंगे। बस इतना ही है। ओके। और शेष बाकी सारी चीजें वही धनात्मक क्रिस्टल के जैसा ही है, ऋणात्मक क्रिस्टल में भी। तो एक बार मैं लास्ट फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम लोग पढ़ रहे हैं ध्रुवीय अपवर्तन। ध्रुवीय अपवर्तन में क्या होता है कि किसी क्रिस्टल पर यदि कोई अध्रुवित प्रकाश तरंग गिरती है तो वह दो भागों में विभक्त हो जाती है। एक ई किरण होती है और एक ओ किरण होती है। ई किरण अपवर्तन के नियमों का पालन नहीं करती है और ओ किरण अपवर्तन के नियमों का पालन करती है। ओके। और ये दोनों ही कैसी किरणें होती है, समतल ध्रुवित किरणें होती है। ध्रुवीय अपवर्तन की व्याख्या करने के लिए हाइगेन ने कुछ परिकल्पनाओं का यूज किया, कुछ एजम्पशंस ली, और उस एजम्पशंस के बेस पर हम धनात्मक क्रिस्टल और ऋणात्मक क्रिस्टल दोनों पर ही अपवर्तन की व्याख्या करते हैं कि दोनों पर ही ई किरण या ओ किरण कैसे प्राप्त होती है। तो हमने देखा कि यदि धनात्मक प्लेट है, यदि धनात्मक क्रिस्टल है तो क्या होगा, धनात्मक क्रिस्टल के लिए ओ किरण क्या कहाँ रहेगी, ओ किरण रहेगी बाहर, ओ किरण रहेगी बाहर और ई किरण किधर रहेगी, अंदर रहेगी। जबकि ऋणात्मक क्रिस्टल में क्या होगा, ओ किरण रहेगी अंदर और ई किरण कहाँ रहेगी, बाहर रहेगी। सही। साथ ही यदि हम अलग अलग स्थितियों में देखते हैं तो यदि प्रकाशीय कक्ष पृष्ठ के लंबवत है